कबीले के बीचों बीच आग जल रही थी, जिसके एक तरफ पृथ्वी बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति जो उस कबीले का सरदार था। कबीले के नाम से पृथ्वी के मन में अमेरिकी रेड इंडियन या अफ्रीकी जनजातियों की छवि थी, जो यहाँ आकर पूरी तरह गलत सिद्ध हुई। यहाँ ज्यादातर घर अच्छे प्रकार से बने थे। कुछ घर पक्के ईंट से निर्मित थे। हाँ, उनकी छत जरूर लकड़ियों की थी या कच्ची थी। कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल व साइकिल भी थी, तो बैलगाड़ियां भी दिखाई दे रही थी। ज्यादातर निवासियों के पहनावे देसी थे, लेकिन कुछ युवकों ने जैकेट जीन्स भी पहने हुए थे। इलेक्ट्रिसिटी का पूर्णतः अभाव था। नदी चार दीवारी के भीतर से ही बह रही थी, जिस पर कहीं कहीं लकड़ी के पुल बने हुए थे। चार दीवारी के बाहर भी नदी के मैदान में कबीले वासियों के खेत व तालाब आदि दिखाई दे रहे थे। जगह जगह मशालें जल रही थीं। कुछ घरों में लालटेन भी थे। आप जो भी हैं अजनबी, उस बढ़ के खूंखार से लड़ने में आपने जो हमारी सहायता की उसके लिए आपका धन्यवाद, सरदार ने कहा। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंह है सरदार। मैं उग्र नारायण सिंह का बेटा हूँ। पृथ्वीराज ने अपनी राजसी पहचान को छिपा लिया था। उग्र नारायण सिंह, राजा उग्र नारायण सिंह? सरदार ने चौंकते हुए पृथ्वी से पूछा। जी हाँ, राजा उग्र नारायण सिंह। पृथ्वी कुछ हैरत में पड़ते हुए बोला। तो आप राजा साहब के बेटे हैं। बूढ़ा बाबा के भी खेल निराले होते हैं। सालों पहले राजा साहब भी जब हमारे कबीले में पहली बार आए तो ऐसी ही विपत्ति से हमारी रक्षा की, और आज जब आप आए तो भी वैसी ही परिस्थिति बन बैठी। सरदार ने लाठी के सहारे खुद को उठाते हुए कहा। क्या आप पिताजी को जानते हो? अरे आपके पिताजी और उनके पुरखों के उपकार तले ये कबीला दबा हुआ है। सालों पहले से वो हमारे रक्षक बने हुए हैं। मलिच्छ हमलावरों से लेकर लोभी राजाओं, जमींदारों और अंग्रेजों तक से आपके परिवार ने हम वनवासियों की महत्ता को समझा। वह हमें जरूरी संरक्षण प्रदान किया। सरदार जैसे भूतकाल से अपनी यादों को निकाल रहे थे। पृथ्वी को भी इन सब बातों का अभी तक कोई ज्ञान नहीं था। हम वनवासियों को जरूरी स्वास्थ्य सेवा देना हो या हमारे बच्चों को बाहरी शिक्षा, सब में आपके पिताजी हमेशा हम सब के साथ खड़े रहे। हमारे कई बच्चे आपके पिताजी की मदद से बाहर बड़े बड़े शहरों में बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, और हम कबीले वालों का नाम रोशन कर रहे हैं। सरदार तो पृथ्वी के पिता के गुणगान गाते नहीं थक रहे थे। लेकिन अपने घर से इतनी दूर आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं छोटे राजा साहब? सरदार के बगल में खड़े युवक ने सवाल किया। मैं जंगल के दूसरी तरफ वाले बाजार गया हुआ था। शाम होने को आई तो सोचा जंगल के बीच के छोटे रास्ते से निकल चलूं। पृथ्वी ने आधा सच कहा। शाम के समय ऐसा करना बहुत बड़ी मूर्खता साबित होती छोटे राजा साहब, सरदार ने कहा। अब आप रात यहीं गुजार लीजिए, कल सुबह होते ही चले जाइएगा। आपके निमंत्रण के लिए आपका आभार सरदार, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि मुझे अपने कैंप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, पृथ्वी ने कहा। उस जीव के हमले से इतना तो साफ है कि आप सब भी जंगलों में घट रही रहस्यमय घटनाओं से अपरिचित नहीं हैं। ऐसे में मेरे कैंप में होना बहुत ही आवश्यक है। सरदार होने के नाते आप मेरी बात, मेरी जिम्मेदारियां समझेंगे। पृथ्वी की बात सुनकर सरदार ने समर्थन में सिर हिला दिया। लेकिन हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। हमारा एक जांबाज योद्धा आपके साथ जाएगा। सोलाम, सरदार ने आवाज लगाई, और जल्द ही उनके सामने 6.5 फुट का हट्टा कट्टा युवक खड़ा था। पृथ्वी उसे देखते ही पहचान गया। वो गेट की सुरक्षा कर रहे रक्षकों में से एक था। थोड़ी ही देर में सोलम को पीछे बैठाए पृथ्वी कच्चे रास्तों पर मोटरसाइकिल दौड़ाए जा रहा था। कैंप में अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था। ज्यादातर लोग जब तक बहुत जरूरी काम ना हो शाम ढलने के बाद बाहर निकलने से बचते थे। जंगली जीव के हमले की खबर फैलने के बाद से
कैंप के चारों ओर फेंसिंग की जाने लगी थी। फेंसिंग बाउंड्री की प्लानिंग में सबसे बुरी बात यह थी कि कैंप से आने जाने के केवल 3 ही रास्ते छोड़े गए थे। मिशनरी के मिशन के लिए बनाए गए टेम्पररी चर्च के अस्पताल तक जाने के लिए सरला को काफी घूम के जाना पड़ता। उसकी गोद में उसकी 1.25 साल की बेटी थी। पति शराब पी के धुत पड़ा था और उसकी तबीयत हद से ज्यादा खराब लग रही थी। उसकी बिटिया को भी हल्का बुखार था। मिशन में अस्पताल से उसे व उसकी बिटिया को दवाई मिल गई थी, लेकिन अपने टेंट तक जाने में उसे घूम के जाना पड़ता। उसमें इतनी शक्ति ना बची थी कि वो अपनी बेटी को गोद में उठाए इतनी दूर घूम के जा सके। पिछली तरफ अभी भी बाड़े का काम चल रहा था। ज्यादातर कैंप के वासी उसे शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। बीमार व कमजोर सरला उसी रास्ते पे निकल पड़ी थी। मिशन से निकलते ही उसके पीछे एक साया पड़ गया था। जगह जगह फेंस के पास बल्ब जल रहे थे, जिससे कि सरला का डर कम होता जाता था। वो जैसे ही निर्माणाधीन बाड़े से कुछ 60 से 70 मीटर की दूरी पर रही होगी, उसे वहां एक सफेद साया खड़ा दिखाई दिया। रात का समय, कैंप में फैली अफवाहें और किसी अनजान भयंकर जीव का आतंक, इन सब चीजों ने मिलकर उसके दिल को सुन्न कर दिया। वह शरीर को जैसे लकवा मारने लगा। ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब। साया अपनी जगह पे लहराता सा लग रहा था, लेकिन सरला की गोद में सो रही बिटिया इस समय सरला की सबसे बड़ी ताकत थी। अकेली सरला शायद उस समय संसार की सबसे निरीह जीव लगती, लेकिन उसकी गोद में सो रही उसकी बेटी उसे संसार की सबसे मजबूत व शक्तिशाली रचना बना रही थी। वो उस समय माँ के रूप में थी। वो तेजी से मुड़ी व कैंप के गेट की ओर भागने लगी। एक महिला जिससे कुछ क्षण पहले कदम उठाना भी दुष्कर लग रहा था, इस समय किसी धावक की तरह भाग रही थी। उस सफेद साई ने ग्रे चमकती आंखों से उसकी ओर देखा, लेकिन वो उसके पीछे नहीं भागा। इधर सरला दौड़ते दौड़ते गेट के पास पहुंचने ही वाली थी कि उसे गेट पर बने बाड़ों पर वही साया बैठा हुआ उसकी तरफ देखता सा दिखाई दिया। सरला को कुछ समझ नहीं आया और वो तेजी से आगे दौड़ते हुए निकल गई। वो मरी मरी आवाज में बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। सरला जब उम्मीद खोने लगी तो उसे दूर पहले गेट पे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। ये एक मिशनरी था। सरला की जान में जान आ गई। उसने इससे पहले कैंप में सुन रखा था कि कैसे मिशन वालों ने कैंप में हुए भयानक जीव के हमले से एक मजदूर की जान बचाई थी। वो उसकी ओर दौड़ती चली गई। उसे सफेद साय का कोई अता पता नहीं था। उधर अभय अपने मोबाइल होम कम ऑफिस में अगली सीट पे बैठा हुआ था। उसकी वैन के ऊपर डिश एंटीना सा नाच रहा था और उसके कानों में हेडफोन लगे हुए थे। उसने एंटीना कैंप की दिशा में रोक रखा था और हेडफोन पर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था कि उसे सरला की मध्यम बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। वो तेजी से वैन से उतर गया और कैंप की ओर देखने लगा। कैंप के परिसर व बाउंड्री पर लगे पीले बल्ब जल रहे थे और उसे कोई हल्की सी आकृति भागती दिखी। उसने वैन के पिछले हिस्से से तुरंत माउंटेन बाइक निकाली और उस पर सवार हो ही रहा था कि उसे बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। ये चीख सरला की थी। पृथ्वी और सोलम कैंप के पास पहुंच ही रहे थे कि उन्हें बहुत तेज चीखने की आवाज सुनाई दी। ये चीखने की आवाज पहले नंबर गेट से आ रही थी। पृथ्वी ने मोटरसाइकिल रोकी और सोलम की ओर देखने लगा। इशारों ही इशारों में दोनों किसी निर्णय पर पहुंचे और पृथ्वी ने मोटरसाइकिल चीख की दिशा में कर दी। पूरे कैंप में चीख की आवाज से भगदड़ मच गई। डरते डरते ही सही कुछ लोग अपने कैंप से बाहर आ गए। भीड़ को देखकर लोगों में हिम्मत बंधी और वो एक साथ चीख की दिशा में आगे बढ़ने लगे। वहां तैनात सिपाही भी उनमें से थे और उन्होंने तुरंत ही टेंट वासियों से अपने अपने जान पहचान वालों को चेक करने को कहा। तुरंत ही लोग अपने टेंट व अपने आस पड़ोस के टेंट वालों को चेक करने लगे। ज्यादातर मजदूर इस समय टुन पड़े थे, लेकिन उनके परिवार वाले उनके साथ थे। पर जब वो सरला के पति विशाल के टेंट में घुसे तो वहां विशाल को जमीन पर धुत पड़ आया। पास पड़ोसियों ने कंफर्म किया कि सरला अपनी बच्ची के साथ मिसिंग है। एक सिपाही तुरंत अपनी सीनियर को रिपोर्ट करने निकल पड़ा। बाकी दूसरे सिपाही लोगों के साथ चीख की दिशा में चल पड़े।
गेट के पास तब तक पृथ्वी पहुंच चुका था। भीड़ से उसे पता चला कि सरला अपनी बच्ची समेत गायब है। इतनी देर में मिशनरीज भी वहां पहुंच गई और कर्ट से पता चला कि उनका एक सदस्य हरमन गोम्स भी गायब है। वहां थोड़ी देर पड़ताल करने के बाद उन्हें जमीन पर कुछ दवाइयां पड़ी मिली। मिशन के मेडिकल विंग के सदस्यों ने कंफर्म किया कि ये उनकी संस्था की ओर से दी जाने वाली दवा है और सरला कुछ देर पहले उनसे अपना और अपनी बच्ची का इलाज करवा के गई थी। दवाइयों के आगे ही टूटी चूड़ियां पड़ी थीं। दवाइयों और टूटी चूड़ियों से जो दिशा बन रही थी वो गहरे जंगल की ओर जा रही थी। अब तक अभय भी अपनी साइकिल से वहां आ पहुंचा और पृथ्वी से उसे सारी बातों का पता चल गया था। उन सब ने तय किया कि वो गुट बनाकर आगे जंगल में सरला और उसकी बच्ची को तलाश करेंगे। अपने सहयोगियों के मना करने के बाद भी कर्ट उनके साथ शामिल हो गया और मुट्ठी भर लोग एक काली रात को एक डरावने जंगल में एक महिला, उसकी बच्ची और एक विदेशी की तलाश में निकल चुके थे।